इस कहानी के लेखक हैं पंचम प्रकाश। कमरा नंबर 307 में अब तक आपने देखा मैं और मेरी पत्नी सविता की उस रात की दास्तान, जब हम एक्सीडेंट के बाद होटल स्वर्ग में कमरा नंबर 307 में रुके थे, जहां सविता के लिए वो रात बेहद ही खौफनाक रही। ढाबे वाले के मुताबिक इस रास्ते से गुजरने वाले शादीशुदा जोड़े कभी वापस नहीं जाते, क्योंकि शायद किसी रूह को एक खास जोड़ी की तलाश है। पर हम तो वहां से सही सलामत निकल गए, इस बात से अनजान कि अब तू नहीं बल्कि हमारे साथ भी कोई है जिसकी हमें भनक नहीं थी। फिर सविता की जिद करने पर हम अपने फार्म हाउस चले गए, जो हमारे शहर वाले घर से काफी दूर था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। खाना खाने के बाद हमारा रोमांस करने का भी प्लान बना, पर जैसे ही हमारा प्यार परवान चढ़ता, बत्ती गुल हो गई और अचानक से टॉमी अजीब तरह से भौंकने लगा। सविता भी मुझे कहीं नहीं दिख रही थी। तभी टॉमी के भौंकने की आवाज बंद हुई और सविता जोर से चीख पड़ी। पहुंचने पर मैंने देखा कि टॉमी को किसी ने मार दिया है। उस वक्त मेरे फार्म हाउस की देखभाल करने वाले श्याम के भी होश उड़े हुए थे। उसकी नजर सविता पर ही टिकी थी। सविता को मैंने अंदर ले जाकर सुला दिया था, पर ना जाने क्यों वो आधी रात में उठ उस बगल वाले कमरे में चली गई और अलमारी से एक वाइट गाउन पहन सीधे फार्म हाउस के पीछे जंगल में चली गई, जहां सविता श्याम को मारने की कोशिश करती है। पर जैसे मैंने उसे पुकारा, वो बेहोश हो गई। श्याम ने बताया उस पर किसी रूह का साया है, इसीलिए उसने पास में चर्च से पादरी को बुलाया, जिसके आने पर सविता अपने शरीर को बड़े ही अजीब तरीके से मरोड़ने लगी, बिना ये सोचे कि उसकी कोख में जो बच्चा पल रहा है उसका क्या होगा। फिर जैसे पादरी ने प्रे करना शुरू किया, सविता तड़पने लगी और इसके अंदर छुपी रूह ने अपना असली रूप यानी कनिका का रूप ले लिया और मेरी पत्नी सविता को लेकर रहस्यमयी दरवाजे के उस पार वापस से कमरा नंबर 307 में चली गई और आप लोगों के लिए छोड़ गई एक सवाल कि आखिर कौन है कनिका और उससे मेरा क्या रिश्ता था, जिसकी सजा आज सविता को भोगनी पड़ रही है। जाने क्या बाकी। अपनी शादी से पहले मैं अक्सर अपने फार्म हाउस जाया करता था। मुझे अच्छा लगता था। हमारे फार्म हाउस पर घूमने वाले सैलानी भी आते थे, स्टे करते, नाइट आउट करते। सबको मेरा फार्म हाउस बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब मैं अपने फार्म हाउस पर रुकता तो किसी और को स्टे करने की इजाजत नहीं दी जाती। फिर एक रात बाहर जोर से बारिश हो रही थी और श्याम भी कहीं बाहर गया हुआ था, इसलिए अच्छे मौसम का लुत्फ उठाने के लिए मैं बाहर बरामदे में बैठ गया। तभी मुझे फार्म हाउस के मेन गेट से एक लड़की अंदर आती दिखी। सफेद गाउन, खुले बाल और पीठ पर ट्रैवल बैग, ऊपर से नीचे तक पानी में सराबोर। जैसे जैसे वो मेरी तरफ आ रही थी, वैसे वैसे मैं उसकी सुरमई आंखों में डूबता जा रहा था। तभी उसने कहा, एक्सक्यूज मी, क्या मुझे यहाँ पर कुछ दिनों का रेस्ट मिल सकता है? एक्चुअली आई एम ट्रैवलर राइटर जो इधर घूमने आई थी। वो बारिश शुरू हो गई तो किसी ने मुझे यहाँ का पता बता दिया। वो लड़की बारिश में खड़ी अपनी बातें कहे जा रही थी। मैं भी उसकी निगाहों में खोया हुआ था। तभी उसने फिर कहा, एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ रुक सकती हूँ या नहीं? इस बार उसके थोड़ा जोर से पूछने के बाद मेरा ध्यान गया कि वो बारिश में भीग रही है। अरे बाबा, कर लेना स्टे, यहाँ ऊपर शेड में आ जाओ, भीग रही हो तुम। थैंक्स टू गॉड, तुम्हें पता तो चला कि मैं भीग रही हूँ। इतना कहते हुए वो ऊपर बरामदे में आ गई। मैंने उसे टॉवल और उसके साथ ही अपनी टी शर्ट और शॉर्ट्स दिला कर दिए, क्योंकि उसके कपड़ों के साथ साथ सामान भी इस तेज बरसात में भीग गए थे। वो वही टॉवल से अपने बालों को सुखाने लगी। मैं भी चुपचाप पानी में सराबोर उसके भीगे बदन को निहारने लगा। तभी वो बोली, अब कपड़े भी यही बदल लूं या यहाँ कोई रूम भी है? अरे है ना रूम, आओ दिखाता हूँ। मैंने पहले अपने बगल वाला रूम दे दिया और मैं अपने रूम में चला गया।
कुछ देर बाद मुझे किचन से आवाज सुनाई दी। मुझे ऐसा लगा कि श्याम आ गया, पर जैसे ही बाहर निकला तो वहां वो लड़की थी, टी शर्ट शॉर्ट और खुले बाल में तो वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मुझे देखते ही उसने पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? जैसे ही मैंने उसे अपना नाम विनोद बताया, वो कहने लगी, काफी ओल्ड है, इसीलिए मुझे विनू कहेगी। श्याम के आने तक उसे ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ का नौकर हूँ, पर जैसे ही उसे पता चला कि फार्म हाउस ही मेरा है तो वो थोड़ा सहज हो गई, पर जल्दी ही पहले वाले अवतार में वापस भी आ गई, जैसे ना तो मैं उसके लिए नया हूँ और ना ही तो जगह। हम दोनों के बीच काफ़ी बातें होने लगी। मैंने उसे आसपास की सभी जगह का टूर भी कराया। अब हम दोनों रात रात भर साथ में मूवी भी देखने लगे। इस बीच हमें ध्यान ही नहीं रहता कि हम एक ही कमरे में सो गए। एक रात कनिका और मैं हॉरर मूवी देख रहे थे, तभी डर के मारे वो मेरे बेहद करीब आ गई, इतना कि हम दोनों खुद को रोक ही नहीं पाए। इन सभी चीजों के बीच में यह भूल ही गया कि कुछ हफ्तों बाद मेरी शादी है। एक दिन कनिका बहुत ही खुश होकर मेरे पास आई कि विनू, मुझे कुछ बताना है, पर तभी मेरी माँ का कॉल आ गया जो मुझे वापस घर बुला रही थी, क्योंकि मेरी शादी में अब सिर्फ 15 ही दिन बचे थे। मेरी इन बातों को सुन कनिका की आंख आंसू से टकबका गई। कॉल रख के जैसे ही मैंने उसके पास जाना चाहा, उसने उंगली दिखाते हुए मुझे रोक दिया। स्टॉप विनू, अब और नहीं। तुम्हारे लिए ये सब टाइम पास होगा, पर मेरे लिए नहीं। इतना कहते ही उसने अपना थोड़ा बहुत सामान लिया और निकल गई। ना तो मैं जान पाया कि वो क्या कहने वाली थी, और ना ही मैं उसे समझा पाया कि मेरे लिए भी सब टाइम पास नहीं था, पर मैं शादी से मना नहीं कर सकता था, इसलिए मैं भी वहां से अपने घर के लिए निकल गया। अपनी पूरी दास्तां पादरी को सुनाते हुए मैंने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर उसे मेरे की ऐसी दिक्कत है तो मेरी जगह वो सविता को क्यों चोट पहुंचा रही है, और वो उसे उस कमरे में क्यों ले गई जहां हम उस रात रुके थे। फादर, आखिर कनिका मरी कैसे? मेरी बात सुन फादर ने कहा, मुझे लगता है तुम्हें भी वहां जाना चाहिए जहां वो सविता को लेकर गई है, वहीं तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिलेगा। फादर की बात खत्म होते ही मैं सीधे होटल स्वर्ग के लिए निकल पड़ा। मुझे याद नहीं कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी इससे तेज गाड़ी चलाई थी। वहां पहुंचते ही मैंने पाया कि होटल स्वर्ग उस रात से बिल्कुल अलग है। उस रात इस होटल में चमक थी, पर आज ये बिल्कुल वीरान है, मानो जैसे यहां सालों से कोई नहीं आया हो। और होटल का दरवाजा भी बंद था। जैसे ही उसे खोलने के लिए मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, तभी दरवाजा एक झटके में अपने आप खुल गया। मेरी तो डर से रूह कांप गई। मैं भागता हुआ रिसेप्शन के पास पहुंचा, जहां पहले की तरह कोई नहीं था। फिर मुझे वो कमरा याद आया जहां से पहले वो अधेड़ उम्र का आदमी निकला था। उस कमरे की तरफ मैं जैसे ही बढ़ा, मेरा चेहरा मकड़ी के मोटे जाल में फंस गया और मेरे चेहरे पर मकड़ियां चलने लगी। जैसे तैसे मैं उस कमरे के पास पहुंचा, जिसका दरवाजा खोलते ही अंदर से निकलने वाले चमगादड़ के झुंड ने मुझे जमीन पर गिरने पर मजबूर कर दिया, जिस पर से काली बिल्ली मुझे नोचते हुए ऊपर भाग गई। मेरे शरीर से लेकर चेहरे तक पर खरोंच के लाल निशान उभर आए थे। अंदर घुसते ही मैंने पाया कि एक दीवार पर एक धूल खाई हुई तस्वीर लगी है, जिसमें उस अधेड़ उम्र के आदमी के दाएं बाएं दोनों तरफ कनिका है। पर कनिका उसके साथ है ही क्यों? क्या रिश्ता है उसका इसके साथ? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये सोचते हुए मैं बिस्तर पर बैठा ही था कि तभी मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे मेरे नीचे कुछ है। मैंने उठकर देखा तो वो एक कंकाल था, और वहीं दूसरी तरफ जमीन के एक कोने में भी एक कंकाल पड़ा था, मानो जैसे सो रहा हो। डर के मारे तो मेरी चीख निकल गई। तभी मेरी नजर पैरों के निशान पर गई, जिन्हें देख ऐसा लग रहा था जैसे कोई उल्टे पांव कहीं जा रहा है। मैं डरते डरते उन्हीं पांव के निशानों को फॉलो करते हुए
कमरा नंबर 307 के पास पहुंच गया, जहां अंदर से ठक ठक की आवाज आ रही थी। मैंने धीमे से दरवाजा खोला तो देखा सविता कुर्सी पर बैठी हुई है और टेबल पर अपनी हथेली फैलाए चाकू से अपनी उंगली के बीच में मार रही है। कभी उसका चाकू उंगली के बीच टेबल पर लग रहा था, तो कभी उंगलियों पर। टेबल से जमीन पर धीरे धीरे खून टप टप करके बह रहा था। तभी सविता के अंदर समाई कनिका ने कहा, आ गए विनू? उसकी आवाज सुन मैं सहम गया, पर मैंने हिम्मत कर आगे बढ़ते हुए कहा, देखो कनिका, मैं मानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि मैंने किसी और से शादी कर ली। मैं ये कहते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि उसने चीखते हुए चाकू सविता की हथेली में धंसा दिया और वापस उसे निकालते हुए मेरी तरफ बढ़ी। अगर एक शब्द और बोला तो ये चाकू सीधे तेरी बीवी के पेट में मार दूंगी। तुझे क्या लगता है मैं ये सब तेरा प्यार पाने के लिए कर रही हूँ? नहीं विनू, नहीं। मैं लौट के आई हूँ तो अपनी जुड़वा बहन मोनिका की मौत का बदला लेने, जिसका रेप कर तूने उसे मार दिया। फिर उसके आगे जो उसने कहा उसे सुन के तो मेरा दिमाग ही हिल गया। मोनिका कनिका की जुड़वा बहन है और दोनों इस होटल की मालिक की बेटी। कनिका के मुताबिक जब वो मुझे छोड़ फार्म हाउस से गई तो उसे ढूंढते हुए उसकी जुड़वा बहन मोनिका फार्म हाउस पर आई थी, क्योंकि कनिका ने उनसे काफी समय से कांटेक्ट नहीं किया था। होटल पहुंच जब कनिका को पता चला कि मोनिका उसे ढूंढते हुए फार्म हाउस आई है, तो वो भी वापस आई, जहां उसने देखा कि श्याम फार्म हाउस के पीछे गड्ढा खोद रहा है और बेजान उसकी बहन अपनी अंतिम सांस ले रही थी। जैसे ही कनिका उसके पास पहुंची तो उसने अपना दम तोड़ दिया और श्याम पर टूट पड़ी, लेकिन श्याम ने बड़ी चालाकी से अपना सारा किया धरा मेरे नाम से जोड़ दिया। जब कनिका अपने पिता के पास अपनी जुड़वा बहन की लाश लेकर पहुंची तो उनका बुरा हाल हो गया और मोनिका की जान जाने का कारण उन्होंने कनिका को समझ लिया। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि अच्छा रहता कि मोनिका की जगह कनिका मर जाती। ये सुनकर कनिका टूट गई और उसने अपने पापा की दराज से उनकी पिस्तौल निकाली और खुद को गोली मारने ही वाली थी कि उसके पापा बीच में आ गए और खींचा तानी में गोली उसके पापा को लग गई और उन्होंने कनिका के सामने ही अपना दम तोड़ दिया। एक ही झटके में उसकी दुनिया उजड़ गई। पहले उसकी बहन, जिसे वो जान से भी ज्यादा प्यार करती थी, और फिर उसके पापा। वो उन दोनों की लाश को एक नजर देखते हुए अपने कमरे में आ गई और खुद को गोली मार अपनी जान ले ली। अपनी आखिरी सांस उसने यही माना कि इन सभी चीजों की जिम्मेदार मैं ही हूं। अपनी बात पूरी करते हुए उसने चाकू सविता के पेट की तरफ बढ़ाया और कहा, विनू पता है उस दिन मैं तुम्हें क्या बताने आई थी? यही कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। पर तुम्हें क्या मतलब, मैं तुम्हारे लिए टाइम पास थी और मेरी बहन का भी तुमने वही हाल किया। इतना कहते ही उसने चाकू से सविता के हाथ पर एक और कट मार दिया। तभी मैं घुटनों के बल आकर गिड़गिड़ाने लगा, कनिका प्लीज मेरी सविता को छोड़ दो। माना जो हुआ हमारे बीच वो गलत था, पर ना तो मुझे तुम्हारे प्रेग्नेंट होने का पता था और ना ही मैं तुम्हारी किसी बहन को जानता था। इतना सुनते ही उसने मुझे गले से पकड़कर दीवार से सटा दिया और दर्द भरी आवाज में चीखने लगी। उसकी आवाज सुन मेरी रूह कांप गई। फिर भी मैंने किसी भी तरह तड़पते हुए कहा, कनिका भले मुझे और सविता को मार दो, तुम्हें सुकून मिल जाए, पर तुम्हारा बदला पूरा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें जान से मारने के बाद मैं भी वहां से चला गया। इतना सुनते ही उसने मेरे गले को छोड़ दिया और जोर जोर से चीखने लगी और सविता के शरीर को फिर से मरोड़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे बच्चे को मार देना चाहती है। मैं उससे लड़ नहीं सकता था क्योंकि वो शरीर मेरी ही बीवी का है, इसीलिए मैं उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा, कनिका अगर मुझे तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में पता होता तो मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता।
और उस वक्त भले ही मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, पर आज दे सकता हूं। तुम्हारी बहन के हत्यारे को तुम्हें सौंप के अपनी गलती सुधारने का एक मौका दे दो कनिका, और मेरे बीवी और बच्चों को छोड़ दो। इतना सुनते ही वो तेजी से मेरी तरफ बढ़ी और फिर से मुझे गले से पकड़ते हुए दीवार से सटा दिया। अगर इस बार पीछे हटे तो न सविता बचेगी और न ही उसके पेट का बच्चा। इतना कहते ही सविता बेजान होकर मेरे ऊपर गिर पड़ी। उसके हाथ से अभी भी खून निकल रहा था। मैंने अपनी जेब से रुमाल निकाला और उसके हाथ में बांध दिया। फिर श्याम को कॉल लगाकर मैंने कहा, श्याम जल्द से जल्द तुम होटल स्वर्ग के कमरा नंबर 307 में आ जाओ, सविता को हॉस्पिटल लेकर जाना है। श्याम को इतना कहते ही मैं सविता को वहां से लेकर सीधे हॉस्पिटल की तरफ निकल गया और श्याम अपने किए की सजा पाने कमरा नंबर 307, जहां पहुंच वो मुझे आवाज भी लगाता है, विनोद साहब, विनोद साहब। लगता है चले गए वो। जब मैं ऐसा नहीं दिखता हो तो वो दरवाजा बंद कर बाहर आता है और वहीं खड़ा हो एक बीड़ी चलाता है। एक कचले वो आगे बढ़ने ही वाला होता है कि कमरा नंबर 307 का वो दरवाजा चरमराते हुए खुल जाता है, जिसे देखने के लिए श्याम जैसे ही पीछे मुड़ता है, एक हाथ उसे कमरे के अंदर खींच लेता है और श्याम की एक चीख के साथ कमरा नंबर 307 का दरवाजा बंद। डर से भरी ऐसी कहानी को देखते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टोरो टीवी हॉरर हिंदी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी डरावनी कहानी देखें दुनिया वाले, तो अभी भेजिए अपनी कहानी टोरो टीवी के मेल एड्रेस पर। हो सकता है अगली रूह कपा देने वाली कहानी आपकी हो।